तो फिल्म की शुरुआत में हम कीगो यामाशीरो से मिलते हैं, जो कि एक टैलेंटेड मांगा आर्टिस्ट है। वो अपनी ड्राइंग्स को लेकर एक बड़े एडिटर के पास इंटरव्यू के लिए जाता है, जिसका नाम था ओमूरा। अब ओमूरा को कीगो की ड्राइंग्स तो पसंद आती है, लेकिन वो उसे बताता है कि उसके कैरेक्टर्स में डेप्थ की कमी है और ऐसे में उसे रियल वर्ल्ड और बड़े नॉवेलिस्ट वगैरह से इंस्पिरेशन लेकर फिर से कोशिश करनी चाहिए। इससे कीगो काफी अपसेट हो जाता है और वहां से स्टूडियो चला जाता है, जहां वो एक मांगा मास्टर के लिए असिस्टेंट का काम करता है। यहाँ हम देखते हैं कि बॉस उसे एक घर की ड्राइंग बनाने का काम देते हैं। वो कहते हैं कि घर ऐसा होना चाहिए जिसकी फीचर्स में डेप्थ वगैरह हो और थोड़ी हट के लगे। अब इस ड्राइंग को रियल वर्ल्ड से उठाकर बनाना था, जिसके लिए कीगो आसपास के नेबरहुड में कोई ऐसा घर ढूंढने निकल जाता है। यहाँ फाइनली वो एक घर पाता है और बाहर खड़े होकर वो उसकी ड्राइंग बनाने लगता है। अब इस घर से काफी म्यूजिक की आवाज आ रही थी, जिस वजह से पास के नेबर्स कीगो को उसी घर का समझकर उसे म्यूजिक लो करने को कहते हैं, वरना वो पुलिस बुलाने की बात भी कहते हैं। ये सुनकर कीगो ओनर को ढूंढने अंदर जाता है और लिविंग रूम का नजारा देख के उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखता है कि यहाँ किसी ने 4 लोगों की एक फैमिली को बेरहमी से मार डाला है और किसी फैमिली डिनर को डिपिक्ट करते हुए डाइनिंग टेबल के चारों तरफ उन्हें बांध रखा है। कीगो ये देखकर बहुत घबरा जाता है और पास ही बैकयार्ड में किलर को भी देख पाता है। ये किलर कोई साइको लग रहा था और कीगो को अजीब तरह से घूर रहा था। तो अगले सीन में हम पुलिस की टीम को इस लोकेशन पे देखते हैं, जहां पुलिस हेड मकाबे और डिटेक्टिव सीडा कीगो को इंटरोगेट करते हैं। हमें मालूम होता है कि ये फुनाकोशी फैमिली थी और चाकू से बार बार स्टैब करके मारा गया था। यही नहीं, कत्ल के बाद किलर काफी देर इनके साथ बैठा भी रहा था। अब इंटरोगेशन के दौरान सीडा नोटिस करती है कि कीगो काफी टैलेंटेड आर्टिस्ट है और उसे पूछती है कि उसने मर्डरर का चेहरा देखा है या नहीं। इस पे कीगो इनकार कर देता है और उसे छोड़ दिया जाता है। तो नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि कीगो इस पूरे कत्ल वाले मिस्ट्री से इंस्पायर्ड एक मांगा डिजाइन करता है और दूसरी तरफ पुलिस इस फैमिली के मर्डर के लिए हेनमी नाम के आदमी को पकड़ लेती है, जिसने पहले भी ऐसा कत्ल किया था। हेनमी एक अजीब तरह का डेमेंटेड आदमी था और पूछने पर वो डायरेक्टली कन्फेस भी कर लेता है कि हाँ, मैंने ही ये कत्ल किए थे, जबकि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। शायद इस बंदे ने कत्ल किया नहीं था, लेकिन वो डिमेंटेड टाइप का था तो वो मान लेता है कि हाँ, मैंने किया है। अजीब था। हम ये भी देखते हैं कि पुलिस को मर्डर वेपन नहीं मिला है। अब कहानी कुछ दिन आगे बढ़ती है, जहां हम देखते हैं कि कोई हराई फैमिली जिसमें हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे थे, वो एक कार में बैठकर कहीं जा रहे थे, जब रास्ते में उन्हें वही पहले सीन वाला कातिल दिखता है। यहाँ ये अपना नाम इन्हें मोरोजुमी बताता है और मोरोजुमी बड़े प्यार से इनोसेंट आवाज में इस फैमिली से पास ही के एरिया तक लिफ्ट मांगता है। ऐसे में फैमिली उसे अपने साथ बिठा लेती है। कार में बैठते ही मोरोजुमी कुछ अजीब बात करने लगता है, लाइक ये कि 4 लोगों की फैमिली ही हैप्पी फैमिली होती है एंड इट डिपिक्ट्स परफेक्शन। यहाँ मोरोजुमी नोटिस करता है कि फैमिली का बेटा सनराइज नाम का मांगा पढ़ रहा था और उसे बताता है कि 34 नाम की मैगजीन इस कहानी पर सीरियलाइज कर रही है। अब जिन्हें नहीं मालूम उन्हें बता दूं कि सीरियलाइज का मतलब यहाँ ये है कि किसी मांगा या मैगजीन का कई पार्ट्स पब्लिश करना, जहां कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। कमिंग बैक टू स्टोरी, मोरोजुमी काफी एक्साइटेडली सनराइज और 34 नाम की मांगा सीरीज के बारे में बात करता है और बताता है कि इस कहानी का सीरियल किलर डैगर उसी की तरह दिखता है। ये सुनकर वहां कार में मौजूद सभी लोग अनकंफर्टेबल लगते हैं और फैमिली की वाइफ उसे यहीं उतर जाने को कहती है। ये सुनकर मोरोजुमी काफी गुस्से में दिखता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इस फैमिली को भी पहली फैमिली की तरह ब्रूटली स्टैब करके मार डाला गया था। अब डिटेक्टिव सीडा यहाँ एक इंट्यूशन पर कार के रूफ को चेक करते हैं, जहां उसे एक नाइफ मिलता है जिससे सपोजिटली कातिल ने कत्ल किया होगा। इस पर मकाबे काफी शॉक्ड हो जाता है और सीडा उसे 34 बुक दिखाता है। अब इस बुक को पढ़ते हुए मकाबे पढ़ता है कि बुक की पहली और दूसरी स्टोरी एग्जैक्टली वही है जो पिछले दोनों मर्डर्स में हुई है। इनफैक्ट हर सीन का डिपिक्शन, जैसे कि कार में नाइफ की लोकेशन, सब एग्जैक्टली सेम है। और ऑफ कोर्स ये कहानी लिखने वाला और कोई नहीं बल्कि कीगो था, जो कि अब उसी एडिटर के फर्म में एक बहुत बड़ा मांगा आर्टिस्ट बन गया था। इन सब बातों से डिटेक्टिव और हेड कंक्लूड करते हैं कि कत्ल करने वाला या तो कीगो खुद है या फिर कोई पागल कॉपीकैट किलर है जिसने 34 पढ़ रखी हो। अपने शक को कंफर्म करने के लिए डिटेक्टिव सीडा कीगो से मिलने जाता है, जहां वो कीगो से उसके सीरियल किलर कैरेक्टर डैगर के बारे में पूछता है। कीगो कहता है कि ये कैरेक्टर सिर्फ उसकी इमेजिनेशन है और उसने बस पहले मर्डर सीन से इंस्पायर होकर सनराइज कहानी लिखी थी। वो ये भी कहता है कि उसने नहीं सोचा था कि इस कहानी का सेकंड पार्ट को कोई एक्चुअल किलर कॉपी करेगा। डिटेक्टिव उसकी बात पे यकीन तो नहीं करता, लेकिन वहां से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि कीगो इस बात से काफी डिस्टर्ब हो गया था कि उसकी मांगा सीरीज से इंस्पायर होकर किसी ने कत्ल किए हैं। ऐसे में वो ओमूरा से इस सीरीज को आगे बढ़ाना बंद करने के बारे में कहता है, लेकिन ओमूरा कहते हैं कि अभी तुम्हारी बुक के बहुत रीडर्स वगैरह हैं और तुम्हें इस सब पर ध्यान नहीं देना चाहिए। वो इंस्टेंट कीगो को ये सोचने के लिए कहते हैं कि हम अगली कहानी में डैगर के मर्डर वेपन के बारे में
क्या लिखेंगे। लेकिन कीगो इस बात से काफी डिस्टर्ब दिखता है और इस वजह से उसकी अपनी वाइफ के साथ भी अनबन होने लगती है। खैर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कीगो एक बार में बैठा ड्रिंक वगैरह कर रहा है, जहां उसे मिलने फिर से सीडा आता है। यहाँ सीडा उसे दोबारा रिक्वेस्ट करता है कि अगर उसे कत्लों के बारे में कुछ भी पता है तो वो तुरंत पुलिस से कांटेक्ट करे, क्योंकि इससे विक्टिम्स की फैमिली को बहुत मदद मिलेगी। इसके बाद वो कीगो को अपना कार्ड देकर निकल जाता है। अगले ही क्षण इस बार में मोरोजुमी आता है और खुद को कीगो से इंट्रोड्यूस करवाता है। मोरोजुमी यहाँ कीगो को अपने पहले कत्ल पर मांगा लिखने के लिए धन्यवाद कहता है और बोलता है कि उसने उसकी दूसरी स्टोरी को भी रियलाइज कर दिया है, यानी कि उसको एकदम रियल कर दिया, वो कत्ल कर दिया। ये बात सुनकर कीगो बहुत घबरा जाता है और मोरोजुमी आगे कहता है कि मैं भी तुम्हारी तरह ही मानता हूँ कि 4 लोगों की फैमिली ही परफेक्ट होती है और मेरे पास तुम्हारे नेक्स्ट कहानी के लिए एक बहुत अच्छा आइडिया है। ये कहकर मोरोजुमी कीगो को कान में कुछ फुसफुसाता है, जिसे सुनकर कीगो बहुत डिस्ट्रेस्ड हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि किलर वहां से जा चुका था। अगले दिन हम देखते हैं कि डैगर यानी मोरोजुमी एक कैंपिंग के लिए आई हुई 4 लोगों की फैमिली को मार डालता है। इधर पुलिस स्टेशन में मर्डर वेपन की फोरेंसिक रिपोर्ट आती है, जिसमें सामने आता है कि पहले के दोनों मर्डर्स इसी नाइफ से किए गए थे। यहाँ डिटेक्टिव सीडा परेशान हो जाते हैं क्योंकि 34 की तीसरी रिलीज में भी यही बात पब्लिश हुई है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कीगो को उसका बॉस कांग्रेचुलेट करता है अबाउट द मर्डर वेपन ट्विस्ट, लेकिन कीगो काफी परेशान दिखता है। आगे हम देखते हैं कि कीगो और उसकी वाइफ एक डॉक्टर अपॉइंटमेंट से लौट रहे थे क्योंकि कीगो की वाइफ प्रेग्नेंट थी और रास्ते में उन्हें मोरोजुमी मिलता है। वो एज यूजुअल कीगो को तीसरी पब्लिकेशन के लिए कांग्रेचुलेट करता है और उसकी वाइफ से यह भी पूछता है इफ शी वाज प्रेग्नेंट। यहाँ कीगो फिर से बहुत डर जाता है और उसकी वाइफ कंफ्यूज दिखती है। पूछने में मोरोजुमी बताता है कि वो कीगो की कहानी का को राइटर है, जहां कीगो उसी के आइडियाज का इस्तेमाल करता है। इस सिचुएशन को देख कीगो तुरंत अपनी बीवी को लेकर यहां से निकल जाता है और रास्ते में कीगो सारी बात अपनी वाइफ के साथ शेयर करता है और डिसाइड करता है कि वो 34 का सीरियलाइजेशन बंद कर देगा। नेक्स्ट सीन में कीगो सारी बात डिटेक्टिव सीडा को भी बता देता है और कीगो बताता है कि वो कभी भी एक बहुत अच्छा मांगा आर्टिस्ट नहीं था, लेकिन जब उसने पहले मर्डर सीन में मोरोजुमी को देखा तो उसके दिमाग में पहली बार एक बहुत अच्छे कैरेक्टर का जन्म हुआ। इसीलिए उसने 34 सीरीज शुरू की, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि ये किलर उसकी आगे की कहानियों को सच करने लगेगा। सीडा कीगो से किलर का डिस्क्रिप्शन वगैरह पूछकर निकल जाते हैं। तो अगले सीन में हम देखते हैं कि कीगो 34 को आगे लिखने से मना कर देता है, जिस पर उसका बॉस उसे कहता है कि उसे एक फाइनल एंडिंग लिखनी चाहिए ताकि 34 के रीडर्स को क्लोजर मिल सके। नेक्स्ट सीन में कीगो से मिलने फिर से मोरोजुमी आता है, जो उससे पूछता है कि वो 34 को क्यों बंद करना चाहता है। इस पे कीगो उसे भला बुरा सुनाता है और कहता है कि उसने सारी बात पुलिस को बता दी है बिकॉज वो किसी सीरियल किलर को नहीं बचने देगा। इस पे मोरोजुमी कहता है कि तुम और मैं एक ही जैसे हैं, क्योंकि भले ही कहानी एक मांगा की हो, लेकिन तुम्हें भी 4 लोगों की फैमिली को मरता देखना ही पसंद है। इसके बाद वो कीगो को एक फाइनल कत्ल की कहानी लिखने के लिए कहकर चला जाता है। कीगो उसी वक्त सारी बात डिटेक्टिव सीडा को बता देता है और पुलिस छानबीन से पता लगाती है कि मोरोजुमी वहीं पास के एक विलेज में डिलीवरी का काम करता है। उन्हें कीगो के फर्स्ट घर वाली ड्राइंग में मोरोजुमी के वैन की पिक्चर भी मिलती है। इसके बाद हम मोरोजुमी को उसके घर में देखते हैं, जहां का माहौल काफी भयानक था। यहाँ मोरोजुमी ने अपने सारे विक्टिम्स की तस्वीर वगैरह टांगी हुई थी और वो डिसाइड करता है कि भले ही कीगो लिखना बंद कर दे, लेकिन वो लोगों को मारना बंद नहीं करेगा। दूसरी तरफ लोकेशन में पहुंचकर पुलिस की टीम को मोरोजुमी नहीं मिलता, जिससे सब परेशान हो जाते हैं। इधर मोरोजुमी एक और परिवार को हर बार की तरह मौत के घाट उतार चुका था। नेक्स्ट सीन में डिटेक्टिव सीडा को देखते हैं, जो कि हराई फैमिली की मर्डर के पिक्चर्स को 34 की कहानी से कंपेयर करते हैं, जहां उन्हें एक रोड साइन मिलता है जो कि दोनों जगह पर मौजूद था। वो फौरन कीगो के पास जाते हैं, उसे पूछते हैं कि उसने अपनी कहानी में इस रोड साइन वाली जगह को क्यों यूज किया। इस पे कीगो कहता है कि इस एरिया में 1989 के अराउंड एक विलेज हुआ करता था नेम्ड कोजियो। इस विलेज में एक कल्ट रहता था जिनका मानना था कि 4 लोगों की फैमिली ही सेक्रेड होती है और वो इस रिचुअल को फॉलो करते थे। अपनी रिसर्च के दौरान कीगो इस गांव के बारे में पता लगाया और यहीं दूसरे कत्ल वाली कहानी को गढ़ा। डिटेक्टिव और कीगो इस कंक्लूजन में पहुंचते हैं कि किलर जरूर इसी कम्युनिटी का हिस्सा रहा होगा, क्योंकि सिर्फ मांगा पढ़ के इस जगह के लोकेशन को पक्का जानना इम्पॉसिबल था। मोरोवर कीगो ने अपने मांगा में इस रोड के साइन को फेक नाम दिया था, लेकिन किलर सीधे यहां पहुंच पाया, विच मेंट कि उसे मालूम था कि किस लोकेशन की बात की जा रही थी। तो ये सब डिस्कशन के बाद डिटेक्टिव कीगो को घर में ही रहने की सलाह देकर वहां से चले जाते हैं। नाउ हम देखते हैं कि डिटेक्टिव सीडा के घर से निकलते ही उन पर हेनमी अटैक कर देता है और उन्हें ब्रूटली मार डालता है, जहां ये सारा सीन पास ही से मोरोजुमी देख रहा था और एंजॉय भी कर रहा था। डिटेक्टिव की मौत से कीगो बहुत दुखी हो जाता है और 34 को आगे नहीं लिखने का डिसाइड
करता है, लेकिन हेड मकाबे उसे समझाते हैं कि सीडा को कीगो की कहानी बहुत पसंद आती थी और उसे अपने मांगा को एक परफेक्ट एंडिंग देनी ही चाहिए। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि कीगो 34 की फाइनल स्टोरी लिखता है जो कि उन इंसिडेंट से इंस्पायर्ड थे जो कि अब तक फिल्म में होते आई है। इस स्टोरी के अकॉर्डिंग किलर खुद कीगो की फैमिली को मारने आता है, जिसमें उसकी माँ, पिता और बहन शामिल थे। अब कीगो का प्लान ये था कि पुलिस उसके घर में इंतजार करेगी और मोरुजुमी के यहाँ आते ही उसे पकड़ लेगी, लेकिन इंस्टेड मोरुजुमी कीगो को कॉल करता और कहता है कि तुमने कहानी सही नहीं लिखी है, तुम्हारी फैमिली परफेक्ट 4 नहीं है क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स ने दूसरी शादी की थी और तुम्हारी बहन अपनी नहीं है। यह सुनकर कीगो शॉक्ड हो जाता है और मोरुजुमी उसे कहता है कि मैंने परफेक्ट फैमिली ढूंढ ली है। इसके बाद कीगो तुरंत अपनी वाइफ को फोन करता है, जहां उसकी बीवी उसे बताती है कि वो ट्विंस से प्रेग्नेंट है। यह सुनकर कीगो समझ जाता है कि मोरुजुमी उसके घर आया था टू किल हिज वाइफ एंड हिम। यहाँ कीगो पुलिस वगैरह लेकर आता है, लेकिन मोरुजुमी कीगो पर हमला कर देता है। वो उसकी वाइफ को मारने ही वाला था कि कीगो उसे बातों में उलझा लेता है। सेइंग की कहानी के अनुसार मोरुजुमी को पहले कीगो को खत्म करना होगा, वाइफ और बच्चों की बारी बाद में आती है। यह सुनकर मोरुजुमी उसकी तरफ बढ़ता है और किसी तरह कीगो उसका चाकू लेकर उसी पे अटैक कर देता है। इसी बीच पुलिस भी यहाँ आ जाती है और हेड मकाबे कीगो से कहते हैं कि वो मोरुजुमी को कानून के हवाले कर दे, लेकिन इस पॉइंट पे हम देख पाते हैं कि कीगो के ऊपर इमोशंस हावी हो चुके थे और वो मोरुजुमी को मारने वाला होता है, लेकिन एन वक्त पे डिटेक्टिव उस पर गोली चला देते हैं और इस सीन में कीगो मोरुजुमी के ऊपर वैसे ही गिर जाता है जैसे कहानी के फाइनल चैप्टर में डिपिक्टेड था। ऑल्दो कीगो की जान यहाँ बच जाती है क्योंकि उसने बॉडी प्रोटेक्टर पहना हुआ था। यहाँ से उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। तो नेक्स्ट सीन में मोरुजुमी को कोर्ट में पेश किया जाता है, जहां उसे सारे कत्ल के लिए अक्यूज किया जाता है। एज एन ऑडियंस हमें पता चलता है कि मोरुजुमी एक ऐसे कल्ट में पैदा हुआ था जहां 4 लोगों की फैमिली को ही सही माना जाता था और उसकी अपनी कोई आइडेंटिटी थी ही नहीं। ना तो उसका कभी नाम रखा गया था, ना ही उसका कोई पता था। उससे पूछा जाता है कि उसने डिटेक्टिव सीडा का कत्ल हेनमी से क्यों करवाया। इससे मोरुजुमी बताता है कि क्योंकि मांगा लिखने के लिए असिस्टेंट्स भी होने चाहिए। यहाँ ये रिवील होता है कि जब हेनमी ने एक्चुअली में 4 लोगों की फैमिली का कत्ल किया था तब वो सिर्फ 16 साल का था और मोरुजुमी इससे इंस्पायर हो गया था, लेकिन आगे वो इसी इंस्पिरेशन के कारण वैसे ही कत्ल परफॉर्म करने लगा और अब हेनमी उसका फैन बन गया। एज इन हेनमी उसके लिए छोटे मोटे कत्ल करने लगा। यहाँ हम ये भी समझ पाते हैं कि हेनमी क्यों फुनाकोशी फैमिली के कत्ल का इल्जाम अपने सर पे ले लिया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कीगो अस्पताल में भर्ती है और इधर कोई उसकी बीवी पर नजर रख रहा है। आखिरी सीन में हम देखते हैं कि हेड मकाबे कीगो के पास बैठकर उसकी बुक पढ़ रहे हैं, जहां उनकी नजर पड़ती है एक ड्राइंग पर जो कीगो ने बनाई है। कोर्ट रूम में मोरुजुमी से पूछा जाता है कि उसे किस काम की सजा दी जाए, जिसपे वो कहता है कि आप ही बताइए कि आखिर मैं हूं कौन। इसके बाद कैमरा कीगो के चेहरे पे फोकस करता है और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी कैरेक्टर मूवी की कहानी और हम शॉर्ट में समझते हैं कि यहाँ आखिर हुआ क्या। तो कीगो एक मांगा आर्टिस्ट रहता है जो कि एक सीधा साधा बंदा था। थ्रिलर स्टोरीज लिखने के लिए कीगो को एक परफेक्ट विलन कैरेक्टर की तलाश थी, जो कि उसे फुनाकोशी फैमिली के कत्ल सीन पर मोरुजुमी के रूप में मिलता है। अब इस कहानी से इंस्पायर्ड होकर कीगो एक मांगा सीरीज शुरू कर देता है, लेकिन मोरुजुमी इस सीरीज का फैन बन जाता है और ऐसे ही कत्ल करने भी लग जाता है। हमें ये मालूम है कि हेनमी जब 16 साल का था तब उसने ऐसे ही एक कत्ल परफॉर्म किया था और मोरुजुमी के पहले कत्ल के बाद हेनमी उसका फैन हो गया, जिसके कारण उसने इल्जाम भी अपने सर पे ले लिया और बाद में सीडा को भी मार डाला। यहाँ कई लोगों का यह भी मानना है कि फिल्म एक तरह का क्रिटिसिज्म है अबाउट राइटर्स एंड देयर कैरेक्टर्स, क्योंकि एक सीन में कीगो डिटेक्टिव सीडा से कहता है कि जब पहली बार उसने मोरुजुमी को देखा था तो उनकी आत्माएं बदल गई, एज इफ मोरुजुमी वही था जो कीगा ने डिसाइड किया। शायद इसलिए लास्ट सीन में मोरुजुमी कहता है कि तुम डिसाइड करो कि मैं कौन हूं और कैमरा फोकस करता है कीगो पे। जब एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर एलन अपनी बीवी मेरी के साथ नए घर में रहने आता है। एलन और मेरी के 2 बच्चे थे जिनका नाम टिम और केली था और इनकी उम्र 10 और 12 साल थी। घर में मूव इन होते वक्त इस परिवार ने कई फर्नीचर्स परचेज किए थे और इन फर्नीचर्स के बीच हम व्यूअर्स एक एंटीक मिरर को देखते हैं जिसे एलन ने अपने ऑफिस को डेकोरेट करने के लिए खरीदा था। तो इस घर में आते ही ये परिवार थोड़ा अजीब फील कर रही थी और मेरी को ऐसा लग रहा था मानो उसकी शरीर के पुराने घाव फिर से उभर रहे हैं। एलन को भी कुछ अनजान आकृतियां घर में दिखती थी और वो हमेशा अपनी ऑफिस की तरफ अट्रैक्टेड रहता था। इन सब के अलावा घर में रखे सारे प्लांट्स एकदम मुरझा से गए थे और इस फैमिली का पेट डॉग भी बहुत ही अजीब तरह से बिहेव कर रहा था। तो एक दिन जब केली और टिम घर के बाहर खेल रहे होते हैं तो उन्हें अपने डैड के ऑफिस में एक अनजान औरत दिखती है जो कि उसके डैड को काइंड ऑफ मसाज दे रही थी।
उस रात डिनर टेबल पे केली इस औरत के बारे में अपने डैड से पूछती है, लेकिन एलन का कहना था कि ऑफिस में कोई औरत नहीं आई थी। इस बात से मेरी को एलन पे शक होता है कि मे बी ही इज चीटिंग ऑन हर। इस घटना के ठीक अगली रात हम व्यूअर्स एलन को अपना नाखून के ऊपर का बैंडेड हटाने की कोशिश करते देखते हैं, लेकिन रियलिटी में वो अपने नाखून को ही उखाड़ लेता है। इस सीन में हम व्यूअर्स को पता चल जाता है कि घर के अंदर की रियलिटी को बेंड किया जा रहा है, यानी कि ये मिरर लोगों को कुछ भी विजन्स देती है जबकि सामने की रियलिटी कुछ और ही होती है। थिंग्स टुक ए वाइल्ड टर्न जब नेक्स्ट मॉर्निंग इनके घर का पेट डॉग एकदम बीमार पड़ गया था और एलन घर के अंदर ये बोलकर एक पिस्टल ले आए थे कि दिस वेपन इज फॉर प्रोटेक्शन। मेरी इस बात से खुश नहीं थी और एलन अपने पिस्टल को बिना लोड किए लॉकर के अंदर रख देने की प्रॉमिस करते हैं। इस आर्ग्यूमेंट के बाद मेरी ऑफिस से जाने लगती है जब एलन उसे एक बदसूरत गाय कह के संबोधित करते हैं। इस कमेंट को सुनकर मेरी वॉज फुल अपसेट, लेकिन एलन का कहना था कि उन्होंने ऐसा कोई भी कमेंट मेरी पे किया ही नहीं है। नॉट ओनली दैट, मेरी को ऑफिस मिरर में अपनी इमेज काइंड ऑफ डिस्टॉर्टेड भी दिखती है। एनीवेज नेक्स्ट डे हम इस घर के पेट डॉग को पूरी तरह से पागल होते देखते हैं और ये कुत्ता बार बार ऑफिस के अंदर जाने की कोशिश कर रहा था। तंग आकर मेरी इस कुत्ते को ऑफिस के अंदर लॉक कर देती है और एलन के घर वापस आकर ऑफिस खोलने के बाद ये पेट डॉग एकदम से गायब था, मानो इस मिरर ने डॉग को कंज्यूम कर लिया हो। इन सब के अलावा मेरी और एलन के बीच झगड़े शुरू हो गए थे और एलन दिन भर ऑफिस में बैठकर मिरर को देखते हुए किसी से बातें करता रहता था। मेरी के हिसाब से एलन का किसी दूसरी औरत के साथ चक्कर चल रहा था और वो बार बार एलन के किसी से बातें करने की आवाज़ सुनती थी। ठीक उसी रात हम व्यूअर्स मेरी को एकदम पागल सा देखते हैं और वो अपने बच्चों से उस अनजान औरत के बारे में पूछ रही थी जिसे उन्होंने ऑफिस में एलन के साथ देखा था। टिम और केली दोनों ने इस अनजान औरत को देखा था और इस बात को सुनकर मेरी एकदम से टूट जाती है। वो एलन के ऑफिस में जाकर चीज़ों को चेक करना शुरू करती है जब उसे एलन के डॉक्यूमेंट्स में कुछ पेजेस मिलते हैं जिसमें एलन ने किसी मैरिसोल का नाम बार बार लिखा हुआ था। यह देखकर मेरी अपने आपे से बाहर हो जाती है और वो चीज़ों को इधर उधर फेंकने लगती है। ठीक उसी वक्त मेरी को अपनी परछाई ऑफिस के मिरर में दिखती है जो कि बहुत काम थी और ये परछाई मेरी को देखकर स्माइल कर रही थी। मेरी के परछाई की बॉडी वुंड्स एकदम ताज़ा हो गए थे और मेरी के अंदर ये फीलिंग्स आती है कि उसका शरीर एकदम बेकार और सड़ रहा है। वो चिल्लाते हुए एक टक इस मिरर में देखे जा रही थी जब टिम और केली ऑफिस में आकर अपनी मॉम को पुकारते हैं। बच्चों की आवाज़ सुनकर मेरी घूमती है और वो एकदम से टिम का गला दबाकर उसे जान से मारने की कोशिश करती है। टिम और केली किसी तरह भागकर ऊपर वाले कमरे में खुद को लॉक करते हैं और मेरी बाहर से कमरे का दरवाज़ा पीट रही थी। एन वक्त पे वहाँ एलन आते हैं और मेरी एलन पे भी इस तरह अटैक करती है मानो शी वॉज पजेस्ड बाय सम सुपरनैचुरल फोर्स। एलन मेरी का गला दबाकर उसे बेहोश करते हैं और वो हेल्प के लिए 911 कॉल करते हैं, लेकिन दोस्तों ये कॉल मोस्टली 911 तक पहुँच ही नहीं पाती क्योंकि ऑफिस मिरर वॉज बेंडिंग द रियलिटी और एलन 911 को सही ढंग से कॉल नहीं कर पाए थे। इस घटना के बाद हम एलन को भी काइंड ऑफ पजेस देखते हैं और वो अपनी पत्नी को ऊपर वाले कमरे में एक जानवर की तरह बंद कर देते हैं। इतना ही नहीं, वो अपने बच्चों को बोलते हैं कि उनकी माँ बीमार है और ये बच्चे उस वाले कमरे के अंदर नहीं जा सकते। इस घटना के बाद एलन हमेशा मिरर के सामने ही बैठे रहते थे जिससे घर का राशन वगैरह सब खत्म हो चुका था। केली अपने डैड को डॉक्टर बुलाने और ग्रोसरीज परचेज करने को कहती है, लेकिन एलन अपनी ही दुनिया में खोए हुए थे। केली खुद से भी बाहर कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन फ़ोन से हर बार एक ही इंसान की आवाज़ आती है और ये इंसान उन्हें उनके डैड से फ़ोन करवाने कहता था, विच मीन्स कि फ़ोन लाइंस वगैरह भी इस मिरर के द्वारा रिग्ड हो चुकी थी। इन बातों से फ्रस्ट्रेट होकर केली उस कमरे में जाती है जहाँ उसकी मॉम कैद थी और वहाँ का नज़ारा देखकर केली वॉज शॉक्ड। उस कमरे में केली की माँ मेरी एक चेन से बंधी थी और वो प्लेट्स वगैरह खा खा कर अपने सारे दांत तोड़ चुकी थी। मेरी का दिमाग पूरी तरह से पजेस था और वो बहुत ही ज़्यादा डरावनी दिख रही थी। इस घटना के ठीक बाद घर की लाइट्स चली जाती है और केली समझ चुकी थी कि अगर उसे और टिम को ज़िंदा बचना है तो उन्हें घर के बाहर भागना होगा।
टिम अपने पिता पे नज़र रख रहा था और वो अपने पिता को मिरर में देखते हुए अपनी पिस्टल लोड करते देख लेता है। टिम और केली कंक्लूड करते हैं कि इन सारी तबाही का जड़ ये मिरर है और वो दोनों इस मिरर को डिस्ट्रॉय करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन वहाँ ऑफिस में इन्हें मैरीसॉल की घोस्ट डराकर भगा देती है। मीनवाइल एलन अपनी पागल पत्नी मेरी को आज़ाद कर देते हैं और मेरी इन बच्चों पर हमला करने के लिए दौड़ती है। केली प्लान्स कि वो घर में दौड़कर अपनी मॉम को डिस्ट्रैक्ट करेगी और तब तक टिम घर से बाहर भाग जाएगा। फिर केली भी ऊपर वाले कमरे की खिड़की से कूदकर घर के बाहर आ जाएगी और दोनों बच्चे आज़ाद हो जाएंगे। द प्लान वॉज परफेक्ट और केली खिड़की से कूदकर घर के बाहर भी आ जाती है, लेकिन टिम नीचे से बाहर नहीं भाग पाता है और वो घर के अंदर ही फंसा रह जाता है। केली को घर के अंदर से गन शॉट की आवाज़ सुनाई देती है और वो टिम को बचाने वापस घर के अंदर जाती है। घर में टिम एक कोने में छुपा था और केली के आते ही उसकी माँ उस पर हमला करके उसे चोक करने लगती है। इस हमले के दौरान हम व्यूअर्स मेरी को कुछ सेकंड्स के लिए होश में आते देखते हैं एंड शी रियलाइजेस कि वो अपने बच्चे को ही मार रही है, लेकिन इससे पहले कुछ और होता। एलन वहाँ आकर मेरी पे गोली चलाकर उसे जान से मार डालता है। ये दोनों बच्चे दौड़कर ऑफिस में जाते हैं और वो गोल्फ की स्टिक्स का इस्तेमाल करके मिरर को तोड़ने की कोशिश करते हैं। इस सीन में हम व्यूअर्स रियलाइज़ करते हैं कि मिरर अपनी प्रोटेक्शन के लिए रियलिटी चेंज करती है और ये बच्चे मिरर के बजाय उसके साइड में गोल्फ स्टिक से हमला कर रहे होते हैं। मीनवाइल एलन ऑफिस में आते हैं और वो केली के ऊपर अपनी पिस्टल तान देते हैं। टिम अपने पिता पे हमला करके पिस्टल ले लेता है और एलन ज़बरदस्ती टिम से गोली चलवाकर खुद को मार डालते हैं। इस गन शॉट से एलन धक्का खाते हुए ग्लास से टकराते हैं, जिससे ग्लास के नीचे एक छोटी सी क्रैक आ जाती है। इसके नेक्स्ट सीन में पुलिस यहाँ आ चुकी थी और वो केली को फॉस्टर होम और टिम को साइकियाट्रिक हॉस्पिटल भेज देती है फॉर मर्डरिंग हिज ओन फादर। जाने से पहले ये दोनों बच्चे प्रॉमिस करते हैं कि वो लोग वापस मिलकर इस मिरर को ज़रूर ख़त्म करेंगे। पुलिस की गाड़ी से जाते वक्त टिम को घर के अंदर कई घोस्ट दिखते हैं, जिसमें से उनके माँ पिता का भी घोस्ट था। तो यहाँ से कहानी 11 साल बाद प्रेजेंट में आती है, जहाँ टिम अब तक मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट था और अब वो पूरी तरह से रिकवर हो चुका था। केली टिम को हॉस्पिटल से रिलीज़ होने पर रिसीव करने आती है और यहाँ हम व्यूअर्स को पता चलता है कि केली का एक फियांसे भी था जिसका नाम माइकल था। केली अपने होने वाले पति माइकल के साथ एक ऑक्शन पे थी जहां एंटीक चीज़ों की बोली लग रही थी और इन चीज़ों में से एक फर्नीचर थी, वही पुरानी मिरर जिसे लोग द लेसर ग्लास के नाम से पुकार रहे थे। केली पिछले कुछ सालों से इस मिरर को ट्रैक कर रही थी और उसने इस मिरर पे ढेर सारी रिसर्च की ताकि एक दिन वो अपने भाई के साथ उसे डिस्ट्रॉय कर सके। तो अब जब केली का भाई टिम मेंटल हॉस्पिटल से निकल चुका था, वो टिम से मिरर को डिस्ट्रॉय करने की बातें करती है। टिम वॉज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड क्योंकि हॉस्पिटल में 11 साल बिताने के बाद वो ये मानने लगा था कि मिरर कुछ सुपरनैचुरल नहीं थी, बल्कि उसके पिता अब्यूजिव थे और उसकी माँ मेंटली सिक थी, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। ये बीमारी उनके जीन्स में है और उन घटनाओं का किसी भी तरह से सुपरनैचुरल फोर्सेस से कोई लेना देना नहीं था। टिम के इस तरह की सोच को लेकर केली खुश नहीं थी, लेकिन फिर भी वो टिम से हेल्प मांगती है और टिम अपनी बहन को मना नहीं कर पाता है। तो उस दिन द लेसर ग्लास की ऑक्शन हुई थी और ग्लास को मेंटेन करने के बहाने से केली इसे एक दिन के लिए अपने बचपन वाले घर में ले आती है। वो टिम को भी यहाँ बुलाती है और टिम अपने पुराने घर में आकर काफ़ी नॉस्टैल्जिक फील कर रहा था। ये दोनों लेसर ग्लास को उठाकर एक कमरे में रखते हैं और इस कमरे को केली ने बहुत ही एडवांस्ड वे में सेटअप कर रखा था। इस सेटअप में केली ने कमरे में डिफरेंट कैमरास लगाए थे जिससे वो वहाँ हो रही सारी एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड कर सके। इसके अलावा रूम में कई मैक्स और टेम्परेचर सेंसर्स थे जो कमरे के तापमान बढ़ने पे केली को नोटिफाई कर सके। केली ने इस रूम में एक डेथ एंकर भी सेटअप किया था जिसको हर 30 मिनट्स पर रीसेट करने का अलार्म था और अगर ये डेथ एंकर रीसेट नहीं किया गया तो उसकी स्विच अपने आप ही ट्रिगर होगी, जिससे एंकर सामने वाले दीवार पे गिर के उसके अंदर चला जाएगा। इस दीवार पे ही केली और टिम लेसर ग्लास को डालते हैं ताकि अगर ये ग्लास इनकी जान ले तो स्विच को रीसेट करने के लिए कोई जिंदा नहीं बचेगा और वो लेवर अपने आप ही एक्टिवेट होकर ग्लास को तोड़ देगा। फॉर एडिशनल प्रिकॉशन केली अपने फियांसे को हर घंटे कॉल करने को बोलती है और अगर केली उसके कॉल का जवाब ना दे तो ही शुड कॉल द पुलिस। खुद को वेल फिल्ड और हाइड्रेटेड रखने के लिए केली ने फूड और वाटर का भी बंदोबस्त कर रखा था और वो इस मिरर को फीड करने के लिए एक कुत्ता और ढेर सारे प्लांट्स भी लेकर आई थी।
ये सब करने के पीछे केली का मकसद था इस लेसर ग्लास को सुपरनैचुरल प्रूव करना और फिर से तोड़कर हमेशा के लिए खत्म कर देना। तो केली अपने सेटअप की सारी जानकारी टिम को देती है और वो फाइनली कैमरे में इस मिरर की वो सारी इंफॉर्मेशन और हिस्ट्री रिकॉर्ड करना शुरू करती है जितना उसने कई सालों के रिसर्च के बाद पता किया था। तो दोस्तों लेसर ग्लास की फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड साइटिंग 1754 में थी और इस मिरर को फिलिप लेसर ओन करते थे। उनके ही नाम पे इस मिरर का नेम द लेसर ग्लास पड़ा और फिलिप ने इस मिरर को अपने फायर प्लेस के ऊपर टांग रखा था। कुछ ही दिनों बाद लोगों को फिलिप की जली हुई लाश उस फायर प्लेस के बेसमेंट में मिली। घर के नौकरों का कहना था कि फिलिप के मौत के बाद भी उन्होंने फिलिप को इस ग्लास के अंदर देखा है और ये सब सुनकर फिलिप के घर में एक चर्च इन्वेस्टिगेशन तक हुई थी। इसके बाद लेसर ग्लास को 1758 में एक पब्लिक ऑक्शन में बेच दिया गया था। इस ग्लास के नेक्स्ट ओनर थे रॉबर्ट क्लैंसी और उनके हाथ ये ग्लास 1864 में लगी थी। क्लैंसी एक ओवरवेटेड इंसान थे जिनकी वजन तकरीबन 136 केजीज थी और लेसर ग्लास को खरीदने के बाद वो एकदम दुबले पतले और कमजोर हो गए। वेट लॉस के कुछ ही हफ्तों बाद रॉबर्ट क्लैंसी की भी मौत हो गई। इस घटना के बाद क्लैंसी के घर की सारी चीज़ों को काइंड ऑफ डिसमेंटल कर दिया गया था और ये ग्लास भी इस प्रोसेस में कहीं खो गई। ग्लास की नेक्स्ट साइटिंग थी 1904 में जब यह ग्लास मेरी ओकॉनर नामक लेडी के पास था और मेरी ने इसे अपने बाथरूम में लगाया था। इसके ठीक 2 हफ्ते बाद मेरी अपने ही बाथरूम में मृत पाई गई एंड द कॉज ऑफ डेथ वाज डिहाइड्रेशन विच वाज स्ट्रेंज क्योंकि उसकी लाश पानी से भरे टब के अंदर थी। मिरर की अगली विक्टिम का नाम था एलिस कार्डने और 1943 में एलिस ने इस मिरर को अपने फार्म हाउस के चिल्ड्रंस नर्सरी में डाला था। एलिस ने अपने दोनों बच्चों को डुबोकर जान से मार डाला था और ऐसा करते वक्त उसे लग रहा था मानो वो अपने बच्चों को बेड पे सुला रही थी। इतना ही नहीं, एलिस ने खुद से अपने शरीर के कई हड्डियों को हथौड़ा मारकर तोड़ डाला था और उसका एक ऑस्ट्रेलियन शेफर्ड डॉग भी घर से गायब हो गया था। इसके बाद 1955 में ये मिरर टॉबिन कैप नामक इंसान के पास थी और वो भूख की वजह से मारा गया। उसका डाल्मेशियन डॉग भी एकदम से गायब हो गया था। 1965 में ये मिरर हिल ट्रस्ट बैंक की लॉबी में टंगा था और बैंक की एक एम्प्लॉय मारिया ने अपने मैनेजर को वॉल्ट में बंद करके एक बिजली वाले तार को अपने मुंह में ले लिया जिससे उसकी मौत हो गई। इसके अलावा इस बैंक के ऑलमोस्ट सारे प्लांट्स डेड हो गए थे। 1971 में ओलिवर जेफरीज नामक टीचर ने इस मिरर को तोड़ने की कोशिश करी थी लेकिन स्टूडेंट्स का कहना था कि वो मिरर को देख के रुक गए और खुद से ट्रैफिक में जाकर एक एक्सीडेंट का शिकार हो गए। ओलिवर के क्लास के भी सारे पौधे मुरझा गए थे। मिरर की अगली विक्टिम का नाम था मैरीसोल और उसने 1975 में ये मिरर अपने कमरे में लगाया था। मैरीसोल वॉज प्रेग्नेंट और उसका मिसकैरेज हुआ जिसकी वजह से उसकी भी मौत हो गई। मरने से पहले मैरीसोल ने प्लायर से खुद के सारे दांत बाहर निकाल लिए थे। और फाइनली 2002 में ये मिरर मिला था एलन और मेरी रसल को जो कि टिम और केली के पेरेंट्स थे और आप सभी उनकी पूरी कहानी जानते ही हैं। तो इन शॉर्ट इस मिरर ने आज तक 40 से भी ऊपर लोगों की जान ली है और ये मिरर किसी अनजान शैतानी शक्ति द्वारा पजेस्ड है। अब ऑब्वियसली टिम का इन बातों में कोई भरोसा नहीं था और वो इन घटनाओं को मात्र एक संयोग मान रहा था, लेकिन केली स्ट्रांगली बिलीव कर रही थी कि दिस मिरर इज ईविल। केली इस मिरर के पास एक डॉग को रखी थी ताकि मिरर उसे कंज्यूम कर सके, लेकिन टिम उस कुत्ते को आज़ाद करके घर से बाहर भगा देता है। टिम को यह सब बकवास लग रहा था और घर के सारे प्लांट्स भी जीवित थे। केली का कहना था कि मिरर नीड सम टाइम और उसके बाद वो अपना इविल गेम शुरू करेगा। बातों बातों में केली चैलेंजेस टिम कि वो इस ग्लास को तोड़ कर दिखाए और टिम इस ग्लास को तोड़ने के लिए आगे भी बढ़ता है, बट देन वो ये बोलकर ग्लास नहीं तोड़ता कि इस ग्लास का प्राइस केली को देना पड़ेगा टू द बायर। केली के हिसाब से द लेसर ग्लास ने टिम के साथ एक माइंड ट्रिक खेलकर अपनी रक्षा कर ली। तो मूवी में आगे हम व्यूअर्स देखते हैं कि टिम और केली को कई पास्ट की चीजें दिख रही थी और इन विजन्स के दौरान केली फाइंड्स आउट कि घर के सारे पौधे सूख चुके हैं। इतना ही नहीं, कमरे में लगा कैमरा भी एक दूसरे की तरफ मुड़ा हुआ था और फुटेजेस चेक करने पे उन्हें पता चलता है कि इन दोनों ने ही कैमरा की पोजीशनिंग चेंज करी थी, जबकि इन्हें ऐसा कुछ करे होने का याद भी नहीं था। अब तो टिम भी मानने लग गया था कि सचमुच ये लेसर ग्लास इविल है और वो इंसानों के दिमाग के साथ खेलकर उन्हें कुछ भी दिखाकर उनसे कुछ भी करवा सकता है। टिम एकदम डर गया था और वो घर से बाहर जाकर डॉक्टर को कॉल करता है, लेकिन ही रियलाइजेस कि वो घर से बाहर गया ही नहीं था, बल्कि वो घर के अंदर बैठ के ही फ़ोन लगाने की कोशिश कर रहा था, विच वॉज नॉन रिस्पॉन्सिव।
केली को भी नेक्स्ट आवर अपने फियांसे का कॉल आता है, लेकिन केली श्योर नहीं थी कि ये कॉल रियल था या फिर इस मिरर का एक माइंड गेम था। मूवी के एक सीन में तो केली एप्पल खा रही होती है एंड शी फील्स कि उसने एप्पल की जगह एक लाइट बल्ब चबा ली, जिससे उसका पूरा मुंह लहूलुहान हो गया। बट रियलिटी में वो एप्पल ही खा रही थी एंड एवरीथिंग वाज नॉर्मल। लेसर ग्लास किसी भी इंसान के माइंड के साथ गेम्स खेल सकता था, जिससे वो उनके रियलिटी को बेंड करके उन्हें कुछ भी दिखा सकता था एंड फाइनली वो इस इंसान को पूरी तरह से काबू में करके कुछ भी करवा सकता था। तो इसके बाद टिम और केली को अपने बचपन से जुड़ी कई विजन्स आते हैं, जहां वो लोग अपने मॉम डैड को देख पाते हैं। दोनों बुरी तरह से इन मेमोरीज में लॉस्ट थे, जहां उन्हें वो हर चीज़ें दिख रही थी जो आज से तकरीबन 11 साल पहले हुई थी। नॉट ओनली दैट, ये दोनों सेम वही काम कर रहे थे जो उन्होंने तकरीबन 11 साल पहले किया था। और हम व्यूअर्स यहाँ समझ पाते हैं कि लेसर मिरर ने इन दोनों को पूरी तरह से कंफ्यूज कर दिया है। इन घटनाओं के दौरान केली एक प्लांट पॉट को तोड़ के उसका टूटा हुआ टुकड़ा हाथ में लेकर घूम रही होती है कि अचानक उसे अपनी माँ मेंटली अनस्टेबल स्टेट में दिखती है। डर की वजह से केली उस नुकीले टुकड़े को अपनी मॉम के नेक में घुसा देती है एंड सडनली उसे दिखता है कि सामने वाला व्यक्ति उसकी मॉम नहीं बल्कि उसका फियांसे था, जो कि केली को चेक करने के लिए घर पे आया था। मिरर ने केली के साथ माइंड गेम खेला, जिसकी वजह से उसे अपनी पजेस्ड मॉम दिखी, जबकि रियल में इट वाज हर फियांसे और केली ने अपने ही हाथों से अपने फियांसे का कत्ल कर दिया। इस बात को रियलाइज करके केली एकदम शॉक में थी और वो रोते हुए टिम के साथ घर के बाहर जाती है। टिम फौरन ही पुलिस को कॉल करता है, लेकिन ही वॉज नॉट श्योर कि सचमुच ये कॉल पुलिस तक पहुंची भी है या नहीं। घर के बाहर से केली और टिम खुद को घर के अंदर देख पा रहे थे, जहां वो दोनों द लेसर ग्लास के सामने खड़े थे। ये दोनों पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुके थे कि आखिर वो घर के अंदर हैं या बाहर। टिम वापस 911 पे कॉल करता है और इस बार टिम को वही आवाज़ सुनाई देती है जो उसे अपने बचपन में सुनाई दी थी, और ये आवाज़ टिम को अपने पिता से कॉल करवाने बोलती है। इस बात से टिम और केली वे श्योर कि उनकी कॉल पुलिस तक नहीं गई है और वो दोनों वापस घर के अंदर जाते हैं। घर के अंदर इन्हें मैरिसोल की घोस्ट दिखती है, जो कि इन दोनों से इनके डैड के वॉइस में बातें कर रही थी। यहाँ से दोनों इधर उधर भागने लगते हैं और चीज़ें ठीक उसी प्रकार हो रही थी जैसा इन दोनों के साथ बचपन में हुआ था। इधर उधर भाग दौड़ करने के बाद टिम अपने आप को लेसर ग्लास वाले कमरे में अकेला पाता है और केली को लेसर ग्लास में अपनी माँ दिख रही थी, जिसकी वजह से केली ग्लास की तरफ बढ़ती है। अब हालांकि इस रूम में टिम और केली दोनों थे, लेकिन टिम को ऐसा लगता है कि वो इस कमरे में अकेला है और वो फौरन ही एंकर के टाइमर को 0 कर देता है, जिससे एंकर डायरेक्ट ग्लास पे जाकर लगे। ठीक उसी वक्त कमरे में केली उस मिरर के पास थी और वो एंकर सीधा केली के गर्दन में लगती है, जिससे केली की वही मौत हो जाती है। मिरर वॉज अनहार्म्ड और ये सब होने के बाद ही टिम देख पाता है कि उसने मिरर के माइंड गेम की वजह से अपनी बहन को ही मार डाला। एन मौके पे पुलिस वहां पहुंचती है और रूम में लगे कैमरा टेप्स को देखकर उन्हें ऐसा लगता है कि टिम ने जानबूझकर अपनी बहन को मारा है। यहाँ आश्चर्य की बात यह थी कि पुलिस टिम के कॉल पे ही आई थी, विच मीन्स कि टिम का पहला कॉल सचमुच में पुलिस तक पहुंचा था। मूवी के लास्ट सीन में हम व्यूअर्स टिम को ठीक अपने बचपन की तरह वापस अरेस्ट होते देखते हैं और वो अब भी यही चिल्ला रहा था कि ये सब उस मिरर ने किया है। पुलिस कार में जाते वक्त टिम को घर के अंदर अपने माता पिता के साथ साथ अपनी बहन की भी घोस्ट दिखती है। मूवी की कहानी बिल्कुल सिंपल है, जहां हमें देखने को मिलता है कि चकी एक पजेस्ड डॉल है और एक परिवार में पोस्ट के थ्रू आता है। यहाँ आने के बाद वो इस परिवार में रह रहे सभी लोगों को एक एक करके मारने की कोशिश करता है। इस डॉल की पजेस्ड होने की कहानी को चाइल्ड्स प्ले मूवी में दिखाया गया था, जो कि 1988 में आई थी। दरअसल एक सीरियल किलर चार्ल्स ली रे पुलिस से बचकर भागता रहता है और भागते भागते वो एक खिलौने की दुकान में घुसकर छिप जाता है। वहाँ वो वूडू प्रक्रिया का इस्तेमाल करके अपने आत्मा को एक गुड गाय डॉल में डाल देता है, जो बाद में चकी के नाम से भी जाना जाता है। अब इस मूवी की खास बात यह है कि इस मूवी की कहानी एक रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है और मैं इस वीडियो में उस रियल लाइफ कहानी पे ही प्रकाश डालूंगा। ये कहानी दरअसल रॉबर्ट द इंचेंटेड डॉल की है, जिसे सबसे पहले एक के वेस्ट के आर्टिस्ट रॉबर्ट यूजीन ओट्टो को अपने एक सर्वेंट द्वारा मिला था। इस सर्वेंट ने 1906 में इस डॉल को जीन ओट्टो को दिया था, जब वो सिर्फ 6 साल का ही था। कहा जाता है कि इस बहामियन सर्वेंट के साथ इस घर में बहुत ही बुरी तरह से बर्ताव किया जाता था और उसने जीन ओट्टो को इस डॉल पर जादू टोना करके इन अत्याचारों का बदला लेने के लिए दिया था।
ये सर्वेंट काला जादू और वुडू जैसे प्रक्रिया में माहिर था और उसने इस 3 फुट के सेलर डॉल में जीन ऑटो के बाल का इस्तेमाल करके इसे इंचांट किया था। इस डॉल के मिलने के कुछ ही दिन बाद जीन ऑटो इसे अपना बेस्ट फ्रेंड मानने लगा था और इसका साथ कभी भी नहीं छोड़ता था। उसने इस डॉल का नाम रॉबर्ट रखा, लेकिन चूंकि जीन का भी फर्स्ट नेम रॉबर्ट ही था, जीन के माता पिता इस डॉल को रॉबर्ट द डॉल पुकारने लगे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक जीन की माँ ने उसे डॉल से बातें करते हुए सुना। यहाँ हैरानी की बात यह थी कि उस कमरे से 2 अलग तरह की आवाज़ें आ रही थी। पहले तो जीन की माँ को लगा कि शायद वही 2 प्रकार की आवाज़ें निकाल रहा होगा, लेकिन एक आवाज़ काफ़ी भारी थी और एक बच्चा वैसी आवाज़ नहीं निकाल सकता है। इस घटना के ठीक 3 दिन बाद जीन की माँ को उनके नेबर्स का कंप्लेन आया कि उन्होंने इस डॉल को रात में उनके घर की खिड़की से चलते हुए देखा है। ये हैरान करने वाली बात इसलिए भी थी क्योंकि एक रात पहले उनका पूरा परिवार घर में ही नहीं था और वो लोग डॉल को यहाँ छोड़कर गए थे। साथ ही कमरे की लाइटें भी बंद थी और वो अपने आप ऑन कैसे हो सकती हैं। पड़ोसियों ने यह तक कहा कि इस डॉल की शक्ल भी जीन जैसे ही दिख रही थी। अब जीन के पेरेंट्स को पूरी तरह से शक होने लग गया था कि ये डॉल असल में किसी शैतानी ताकत के आगोश में है और इससे वो काफ़ी घबरा गए। उन्होंने कई बार जीन को डॉल से दूर होने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन जीन उनकी बातों को मानने के लिए तैयार ही नहीं था। इनफैक्ट अब तो वो डॉल को डिनर टेबल पे भी अपने बगल में बिठाने लगा था। इन घटनाओं के कुछ ही दिन बाद जीन की माँ ने एक दिन इस डॉल को एक कमरे से दूसरे कमरे में चल के जाते हुए देखा और जैसे ही इस डॉल का ध्यान उन पे गया, वो एक शैतानी हंसी हंसते हुए बेजान सा पड़ गया। अब पानी सर से ऊपर जा चुका था और जीन की माँ ने उस डॉल को एक क्लोजेट में छुपाकर बंद करने की ठान ली। उन्होंने उस डॉल को ऊपर वाले कमरे के एक खाली क्लोजेट में डाल दिया, लेकिन अगले ही दिन उन कमरों से अजीबोगरीब आवाज़ें आने लगी। वहाँ पे किसी के चलने की आवाज़, किसी के हंसने की आवाज़ और कई बार तो किसी के चिल्लाने की भी आवाज़ आती थी। इन सब के बावजूद ऑटो परिवार उस डॉल को घर से बाहर फेंक नहीं रहे थे, क्योंकि उस डॉल के गायब होने से जीन बहुत ही उदास सा हो गया था, मानो जैसे उसके शरीर से किसी ने आत्मा ही निकाल ली हो। फिर उसी रात अचानक एक बहुत ही बड़ा हादसा हुआ। रात को अचानक जीन के पेरेंट्स को जीन के चिल्लाने की आवाज़ आई और जब वो वहाँ गए तो सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था और वो डॉल जीन की गोद में था। अपने माता पिता को देखते ही जीन चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगा कि ये सब रॉबर्ट द डॉल ने किया है और अगर उसे फिर से क्लोजेट में बंद किया तो वो बार बार ऐसा ही करेगा। इन सब को देखकर ऐसा लग रहा था मानो इस डॉल ने जीन को पूरी तरह से अपने काबू में कर लिया हो। इसके बाद कई ऐसे इंसिडेंट्स हुए जहां इनके पड़ोसियों की शिकायत आई कि उन्होंने इस डॉल को घूमते हुए देखा है। इसके अलावा अगर कोई गेस्ट भी घर में आता है तो उन्हें भी अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती थी और उन्हें शैतानी हंसी भी सुनाई देती थी। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, जीन के ऊपर इस डॉल का असर बढ़ता जा रहा था और अब इस डॉल को जीन से अलग करना मानो नामुमकिन सा हो गया था। बहुत कोशिश के बाद भी जीन के पेरेंट्स ऐसा करने में सफल नहीं हो पाए और देखते देखते जीन बड़ा हो गया और उसके साथ इस डॉल की ताकत भी बढ़ती गई। इसके बाद जीन की शादी हुई और वो काम के सिलसिले में शहर से दूर अपनी पत्नी के साथ चला गया। इस मौके को देखते ही जीन के पेरेंट्स ने इस डॉल को इसी घर के क्लोजेट में वापस से कैद कर दिया। कुछ सालों बाद जीन के माता पिता की मौत हो गई और जीन अपने घर की देखभाल करने और फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाने वापस आया। वापस आते ही ये डॉल उसे फिर से मिल गई और कुछ ही मिनटों में उनका वापस से एक कनेक्शन सा बन गया। अपनी बीवी के मना करने के बावजूद जीन ने इस डॉल को वापस से पुराने अंदाज में महत्व देने लगा और हद तो तब हो गई जब जीन ने इस डॉल के लिए एक कमरा भी अलग से रिजर्व कर दिया। इन सारी घटनाओं को देखकर घर में काम कर रहे सर्वेंट्स काफ़ी डर गए और धीरे धीरे ये बातें आसपास भी फैलने लगी। इसी वजह से घर में काम करने वाले सर्वेंट्स कभी भी टिक नहीं पाते थे और कोई नया भी आता था तो कुछ ही महीने में डर कर नौकरी छोड़कर भाग जाता था। कई लोगों का ये तक मानना था कि ये सारी हरकतें जीन की है और वो सबको डराने के लिए ऐसे काम रहस्यमयी तरीकों से करता है। ये सब कई सालों तक चलता रहा और ये डॉल भी जीन के साथ कई सालों तक रहा। 1974 में जीन की मौत हो गई और उसके मौत के ठीक बाद इस डॉल को एक पेटी में बंद कर दिया गया। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद एक नई फैमिली इस घर में रहने आई और इस फैमिली में एक 10 साल की छोटी सी बच्ची भी थी। घर की सफाई के वक्त इस बच्ची को ये डॉल उसी पेटी में पड़ा मिला और इसे ये बहुत ही पसंद आया। लेकिन इस डॉल से कुछ ही दिन खेलने के बाद बच्ची ने अपने माँ बाप को कंप्लेन किया कि ये डॉल क्लोजेट से निकलकर चेयर पर बैठ जाती है और चेयर को हिलाने लगती है। पहले तो पेरेंट्स को ये सब एक मजाक लगा, लेकिन एक रात इस बच्ची के चिल्लाने की आवाज़ उन्हें सुनाई दी।
वो जैसे ही उस बच्ची के कमरे में गए तो उन्होंने देखा कि उनके कुत्ते को किसी ने केबल वायर से बांध दिया है और वो डॉल बच्ची के काफ़ी करीब था, मानो उसे मारने वाला हो। उस बच्ची ने रोते हुए अपनी माँ को बताया कि ये डॉल उसे मारने वाला था और उसने ही उनके कुत्ते को उस वायर से बांध दिया था। इस घटना के बाद उस लड़की के माता पिता ने इस डॉल को क्लॉसेट में बंद कर दिया और ये बातें काफ़ी फैलने लग गई। इस घर को हॉन्टेड हाउस करार दे दिया गया, जिसे आज भी आर्टिस्ट हाउस के नाम से जाना जाता है और लोग इसे देखने के लिए एज ए टूरिस्ट प्लेस वहाँ जाते हैं। डिस्कवरी चैनल के शो जिसका नाम वुड यू बिलीव इट है, उसमें इस हाउस को लेकर एक एपिसोड भी बना है। अगर हम इस डॉल की बात करें तो अभी ये डॉल के वेस्ट के फोर्ट ईस्ट मार्टेलो म्यूजियम में रखा है और माना जाता है कि इसका दहशत अब तक खत्म नहीं हुआ है। ये डॉल एक प्लास्टिक केस में बंद है, लेकिन वहाँ काम करने वाले एम्प्लॉयज़ का मानना है कि वो कभी कभी अजीब सी शक्ति के आसपास होने का महसूस करते हैं। एक एम्प्लॉय ने कभी गलती से उस प्लास्टिक केस को साफ करने के बाद उसे बंद करना भूल गया और अगले ही दिन म्यूजियम में पड़ी काफ़ी चीज़ें उथल पुथल हो गई थी। साथ ही रॉबर्ट द डॉल के शूज़ पे धूल जमे हुए थे, मानो जैसे वो रात भर म्यूजियम में घूम रहा होगा। कई विजिटर्स का मानना है कि ये डॉल इस प्लास्टिक केस पे नॉक करता है ताकि देखने आए हुए लोग डर जाएं, और अगर आपको इसकी तस्वीर लेनी है तो आपको इससे इजाज़त लेनी पड़ती है। जब आप इससे पिक्चर लेने की इजाज़त मांगेंगे तो ये अपना सर हिलाता है, और अगर इसने ऐसा नहीं किया तो आप इसकी तस्वीर नहीं ले सकते हैं। फिर भी अगर आप इसकी तस्वीर ले लेंगे तो ये आपके और आपके परिवार पर शाप डाल देता है। इस म्यूजियम में कई लोगों के लेटर्स पड़े हैं जो कि इस डॉल से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि वो उनके परिवार को शाप मुक्त कर दे। ये कहानी 1921 में शुरू होती है। आयुष नाम का एक लड़का, जिसका किरदार करण कुंद्रा ने निभाया है, उसे म्यूजिक का काफ़ी शौक था और उसके पिता उसकी गायकी को अपने बॉस वाडिया साहब को सुनवाते हैं। मिस्टर वाडिया आयुष के म्यूजिकल टैलेंट से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होते हैं और वो उसे अपने पैसे पे म्यूज़िक पढ़ने के लिए इंग्लैंड के यॉर्क कॉलेज ऑफ म्यूज़िक भेजते हैं। यहाँ शर्त बस ये थी कि इस एहसान के बदले में आयुष को मिस्टर वाडिया की यॉर्क में पड़ी सारी प्रॉपर्टीज़ जैसे बंगला, मैंसन इत्यादि का ख्याल रखना होगा। बस फिर क्या था, आयुष अपनी पढ़ाई के लिए यॉर्क चला जाता है और वहाँ मिस्टर वाडिया के बंगले में रहने लगता है। लेकिन कुछ ही महीने बाद आयुष से एक ऐसी भूल होती है जिससे ये बंगला आत्माओं की चपेट में आ जाता है और हर रात आयुष को इस बंगले में एक रूह बहुत ही परेशान करने लगी थी। यहाँ तक कि आयुष का कॉलेज जाना भी बंद हो गया था और वो दिन भर बस इस बंगले के अंदर छुप कर बैठा रहता था। वो हमेशा एक कागज पे HCH/66 लिखता रहता था, मानो जैसे ये शब्द उसकी उंगलियों पे चिपक गई हो। एक और अजीब बात यह थी कि आयुष के शरीर पे कुछ काले निशान आने लगे थे, जिससे यह साफ साबित हो रहा था कि कोई शैतानी आत्मा उसके शरीर पे भी कब्जा करने की कोशिश में है। कहानी में दूसरी ओर हमें एक लड़की देखने को मिलती है जिसका नाम रोज था और इस किरदार को जरीन खान ने निभाया है। रोज के अंदर आत्माओं को देख पाने की अनोखी शक्ति थी और ये ताकत उसे विरासत में अपनी माँ से मिली थी। रोज कई आत्माओं की आखिरी इच्छा को उनकी मदद करके पूरा करती थी। जैसे वर्ल्ड वॉर 1 में मारे गए एक सैनिक की इच्छा थी कि उसके घर में पड़े उसके इंश्योरेंस पेपर को उसकी जीवित बीवी तक पहुंचाया जाए, जिससे उसे अपने जीवन चलाने के लिए कुछ पैसे मिल जाए। रोज उस सैनिक के घर तक जाकर उसकी बीवी को उन इंश्योरेंस पेपर्स के बारे में बताती है और ये खबर स्थानीय अखबार में भी प्रकाशित होती है। दूसरी तरफ आयुष इस खबर को अखबार में पढ़ता है और उसे लगता है कि शायद रोज उसकी भी मदद कर पाए। वो फौरन रोज से मिलने जाता है और रोज उसकी मदद करने के लिए राजी हो जाती है। इस घटना के अगले दिन ठीक 3 बजे रोज वाडिया मैंसन में आयुष को मिलती है और उसे वहां कुछ असाधारण शक्ति महसूस होती है। रोज को उस घर में खून से लथपथ कांच के टुकड़े मिलते हैं और घर में रखा कीबोर्ड अपने आप ही बज उठता है। उस कीबोर्ड की छानबीन करने पे रोज को उसके कीज पे भी खून के निशान मिलते हैं और उस बंगले के एक कमरे में शीशे पर किसी दूसरे भाषा में खून से कुछ लिखा होता है। रोज आयुष से बार बार पूछती है कि क्या इस घर में किसी तरह की मौत या अनहोनी हुई है, लेकिन आयुष बार बार ये बोल के मना करता है कि उसकी जानकारी में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। ये सब देखकर साफ साबित हो रहा था कि उस घर में कोई बुरी आत्मा है और रोज प्लान करती है कि उसी रात 3 बजे वो उस आत्मा से बात करने की कोशिश करेगी। इस कोशिश के दौरान बंगले में कई डरावनी आवाजें आती हैं और यह आत्मा रोज पे हमला भी कर देती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। इस घटना के अगले दिन आयुष रोज को एक खत लिखता है जिसमें वो उससे माफी मांगते हुए बताता है कि उससे एक भूल हो गई थी जिसके कारण आज ये घर भूतिया हो गया है।
दरअसल कुछ महीनों पहले तक सब कुछ ठीक चल रहा था और आयुष इस घर में लोगों को बुलाकर उन्हें अपनी म्यूजिक सुनाता था। इसके बदले वो उससे कुछ पैसे लेता था और सभी लोग उसकी म्यूजिक को काफी पसंद करते थे। तभी एक दिन मिस्टर वाडिया की इकलौती भतीजी मेहर वाडिया उस बंगले में रहने आती है और वो इस बात से बहुत नाराज थी कि आयुष उनके बंगले में अनजान लोगों को आने देता है। वो ये सब बात मिस्टर वाडिया को बताने की धमकी देती है, पर आयुष के बार बार गिड़गिड़ाने पे वो बोलती है कि अगर वो उसे एक प्राइवेट म्यूजिक शो देगा तो वो इस बारे में दोबारा सोचेगी। उस रात आयुष अपने कीबोर्ड पे मेहर वाडिया के लिए एक म्यूजिक प्ले करता है और आयुष के बेहोश होते ही वो उसे अपनी कार में बिठाकर एक अनजान जगह पे जान से मारने के लिए ले जाती है। लेकिन इसी दौरान आयुष को थोड़ा होश आता है और वो पास में पड़े एक लकड़ी से मेहर पे हमला कर देता है। इसके बाद वो मेहर को कार में बिठाकर वापस बंगले की तरफ जाने लगता है कि तभी रास्ते में उसे एक काले रंग की शैतानी रूह दिखती है, जिससे वो कार एक्सीडेंट कर जाती है। इस एक्सीडेंट में मेहर वाडिया की मौत हो जाती है और आयुष भागकर मिस्टर वाडिया के बंगले में खुद को कैद कर लेता है। वो इस घटना से बहुत ही ज्यादा डर जाता है और उसी दिन से उस घर में शायद मेहर वाडिया की रूह उसे परेशान करने लगी थी। यहाँ एक हैरान करने वाली बात यह थी कि मेहर वाडिया की मौत की खबर किसी भी अखबार में प्रकाशित नहीं हुई थी, जबकि पुलिस ने एक्सीडेंट साइट से डेड बॉडी को हटाया था और कार के टूटे टुकड़ों को साफ भी किया था। इस कहानी को सुनकर रोज भी आयुष को खत लिखकर अपनी कहानी बताती है। रोज की माँ की मौत तब हुई थी जब वो महज 5 साल की थी और उसके पिता की मौत भी जल्दी ही हो गई थी। तब से वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेली थी और एक दिन उसने आत्महत्या करने की सोची। तभी उसे एक संगीत सुनाई दी जो उसे बहुत ही ज्यादा पसंद आई। वो इस संगीत की तरफ खींची चली गई और ये गाना आयुष मिस्टर वाडिया के हवेली से गा रहा था। वहाँ कई लोग आयुष के संगीत को सुन रहे थे और उस दिन से रोज भी अपनी सहेली नफीसा के साथ हर दिन आयुष के संगीत को सुनने आती थी। उसे आयुष से प्यार हो गया था और वो उसकी संगीत की वजह से ही आत्महत्या करने के इरादों को छोड़कर अपनी जिंदगी अच्छे से जीने लगी। यह बात आयुष को बिल्कुल पता नहीं थी, लेकिन ये सब जानने के बाद वो दोनों एक दूसरे को और भी पसंद करने लगे। एक दूसरे को अपनी अपनी कहानी शेयर करने के बाद वो दोनों ये जानने की कोशिश में लग गए कि आखिर मेहर वाडिया आयुष को मारना क्यों चाहती थी। दोनों ने मिलकर इस बंगले के अलग अलग कमरे को तलाश किया और एक कमरे में रोज को मेहर वाडिया की एक तस्वीर मिली। इस तस्वीर को देखकर आयुष आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि तस्वीर में कोई दूसरी लड़की मेहर वाडिया थी। इससे ये साफ साबित हो गया था कि जो लड़की इस बंगले में आयुष से मिली थी वो मेहर नहीं बल्कि कोई और थी। इसके अलावा उन्हें एक तस्वीर भी मिलती है जिसमें वही बातें लिखी गई थी जो मूवी के शुरुआत में खून से एक शीशे पे लिखी गई थी। अगर उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो उसका मतलब था फर्स्ट यू गो ब्लैक देन यू डाई, अर्थात पहले तुम्हारा शरीर काला पड़ जाएगा और फिर तुम मर जाओगे। ये असल में बीमारी थी जो मंगोलिया में सन 1347 में फैला था, जिसमें कई लोगों की मृत्यु हुई थी। आयुष की मृत्यु ठीक इसी प्रकार आने वाले अमावस की रात होती, जो कि उस दिन से 3 दिन बाद था। अब चूंकि वो अनजान लड़की हिंदुस्तानी थी, आयुष और रोज साउथहैम्पटन पोर्ट पे जाने का प्लान करते हैं, जहाँ के इमिग्रेशन ऑफिसर से वो इस अनजान लड़की की डिटेल्स निकाल सके। रास्ते में उन्हें यह आत्मा कई बार रोकने की कोशिश करती है, जिससे यह साबित हो रहा था कि वो दोनों सही रास्ते पे जा रहे हैं। रास्ते में उन्हें एक पुलिस ऑफिसर भी मिलता है जो बोलता है कि आगे का रास्ता बंद है, और हमें यह भी देखने को मिलता है कि वो पुलिस भी उस आत्मा की चपेट में था और इनका रास्ता रोक रहा था। वो लोग एक रात के लिए किसी होटल में ठहरते हैं जहाँ कई भूतिया घटनाएं होती है, और ये सब उन्हें उस होटल से बाहर निकलने से रोक रही थी। रोज आयुष किसी तरह होटल से भागते हैं और जैसे तैसे साउथहैम्पटन पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि जो लड़की आयुष से मिस्टर वाडिया के बंगले में मिली थी उसका नाम डीना शॉ था और वो यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क में पढ़ती थी। यूनिवर्सिटी पहुंचकर उन्हें यह पता चलता है कि डीना एक बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट थी, लेकिन उसके दिल में एक छेद था। एक दिन अचानक डीना की तबीयत बहुत खराब हो गई और उसको यॉर्क जनरल हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, और उस दिन से ही वो लड़की मानो गायब सी हो गई थी। इस बात को सुनकर आयुष और रोज यॉर्क जनरल हॉस्पिटल जाते हैं, और वहां जाते ही रोज को सारा मामला अपने आप समझ आ जाता है। यहाँ से एक नई कहानी शुरू होती है जिसमें हमें एक और पात्र देखने को मिलती है जिसका नाम वसुधा था। वसुधा रोज और नफीसा की दोस्त थी और वो भी आयुष के गाने सुनने मिस्टर वाडिया के बंगले जाया करती थी। वसुधा वहाँ एक लड़के को पसंद करने लगती है जिसका नाम रिचर्ड था। रिचर्ड शादीशुदा था, इसलिए वो वसुधा से बार बार मिलने को मना कर दिया क्योंकि उसे अपनी बीवी जूली से बहुत प्यार था। इस बात से वसुधा मानो टूट सी गई और वो अपनी दोस्तों से भी बात करना बंद कर दी।
लेकिन एक दिन अचानक वो रोज और नफीसा को बहुत खुश दिखी क्योंकि रिचर्ड की बीबी जूली ने रिचर्ड को छोड़ दिया था। जाने से पहले जूली ने एक लेटर भी टाइप किया था जिसमें वो ये लिखी कि वो रिचर्ड को हमेशा के लिए छोड़कर जा रही है। इस घटना के बाद रिचर्ड और वसुधा की एंगेजमेंट हुई और एंगेजमेंट पार्टी में रोज को जूली की आत्मा दिखी जिसने रोज को बताया कि असल में वसुधा ने जूली को जान से मार डाला है। यहाँ तक कि वो लेटर भी वसुधा ने उनके ही टाइपराइटर से लिखा था जिसका अल्फाबेट N खराब था। जैसे ही ये बात रिचर्ड को पता चली उसने वसुधा को छोड़ दिया। इसके परिणाम तहत वसुधा ने अपनी खुद की जान छत से कूद कर दे दी। मरने से पहले वसुधा को भी यॉर्क जनरल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था और उसके बेड से 2 बेड दूर डीना भी उसी हॉस्पिटल में थी। वसुधा के मरते ही उसकी आत्मा डीना के शरीर में प्रवेश कर गई थी और इसीलिए डीना नकली मेहरवाडिया बनकर आयुष को मारना चाहती थी, क्योंकि जिस तरह से रोज ने उससे उसका प्यार छीन लिया था ठीक उसी प्रकार वो आयुष को मारकर रोज से उसका प्यार छीनना चाहती थी। अब सबको पता चल चुका था कि ये आत्मा असल में वसुधा की है और इस बात को बताने के लिए रोज अपनी सहेली नफीसा से मिलने जाती है। लेकिन रोज के वहां पहुंचने से पहले वसुधा ने नफीसा पे हमला कर दिया जिससे उसके सर पे चोट आ गई। रोज ने नफीसा को होली क्रॉस हॉस्पिटल में एडमिट किया और जिस बेड पे नफीसा थी उसका नंबर HCH 19 था, अर्थात होली क्रॉस हॉस्पिटल 19। तभी रोज को याद आया कि आयुष हर वक्त HCH 66 लिखता रहता था और जब वो HCH 66 वाले बेड पे पहुंची तो वहां का नजारा देखकर वो दंग रह गई। वहां उसने आयुष को एडमिट देखा जिससे साफ साबित हुआ कि अब तक वो जिस आयुष के साथ थी वो बस उसकी आत्मा है और ये बात आयुष को पता भी नहीं है। असल में डीना के साथ हुए कार एक्सीडेंट के बाद आयुष की आत्मा अपने शरीर से बाहर आ गई थी और वसुधा ने उसके शरीर को उसकी आत्मा से अलग कर दिया। वसुधा का यही प्लान था कि अगर आयुष की आत्मा उसके शरीर से मिल ही ना पाए तो उसकी आत्मा खुद ब खुद काली पड़ जाएगी और आयुष हमेशा के लिए मर जाएगा। आयुष को तो ये बात पता तक नहीं थी कि उसका शरीर तो होली क्रॉस हॉस्पिटल में कई महीनों से पड़ा है। अब उसकी आत्मा को उसके शरीर से मिलाने का एक ही उपाय था कि इन दोनों का आपस में संपर्क कराया जाए। रोज आयुष के शरीर के कुछ बाल काट लेती है और उसे आयुष तक ले जाने की सोचती है, लेकिन वसुधा की आत्मा आयुष के शरीर में घुसकर उसका रास्ता रोकती है। वसुधा बोलती है कि अगर रोज इस हॉस्पिटल को छोड़कर बाहर गई तो वो आयुष के शरीर को तबाह कर देगी और इस धमकी के बाद वो आयुष के शरीर को चोट पहुंचाने लगती है। दूसरी तरफ नफीसा आयुष की आत्मा के लिए एक लेटर लेके जाती है जिसके अंदर उसके कुछ बाल थे जिसे रोज ने खुफिया तरीके से नफीसा को पहले ही दे दिया था। उस बाल के संपर्क में आते ही आयुष की आत्मा अपने शरीर में अपने आप आ जाती, लेकिन फिलहाल तो आयुष का शरीर वसुधा की चपेट में था और अपने जीते जी वसुधा ऐसा कभी होने नहीं देती। इसलिए रोज ने खुद का गला काटकर अपने आप को मार डाला जिससे उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर आई और वो वसुधा के आत्मा से लड़ने लगी। इसी बीच आयुष को नफीसा ने वो लेटर दिया जिसमें रखे उस बाल के संपर्क में आते ही उसकी आत्मा अपने शरीर में लौट गई। दूसरी तरफ वसुधा की आत्मा को रोज की आत्मा ने मुक्ति दिला दी और सब कुछ अब ठीक हो गया था। आयुष के होश में आते ही उसने पाया कि रोज अब इस दुनिया में नहीं रही है और इस बात से उसे काफी दुख हुआ, लेकिन आगे चलकर वो एक अच्छा म्यूजिशियन बना। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक अर्नब नाम का इंसान दिखता है जो कि पियाली नाम की लड़की से बात कर रहा होता है। दोनों की अरेंज्ड मैरिज की बात चल रही होती है और पियाली बताती है कि उसका पहले भी एक डॉक्टर बॉयफ्रेंड था जिससे अर्नब को कोई भी परेशानी नहीं थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि अर्नब अपने परिवार के साथ कार में घर वापस जा रहा होता है और वो अपने पेरेंट्स को बताता है कि उसे पियाली पसंद है। सभी लोग काफी खुश थे, लेकिन तभी उनके कार के सामने एक बूढ़ी औरत आ जाती है और उस औरत की इनके कार से एक जोरदार टक्कर हो जाती है। इस एक्सीडेंट में उस बूढ़ी औरत की मौत भी हो जाती है और पुलिस पूछताछ में अर्नब के परिवार वाले झूठ बोलते हैं कि उस बूढ़ी औरत ने कार के सामने खुद आकर सुसाइड करा है। पुलिस जांच पड़ताल के लिए एक्सीडेंट स्पॉट पे पहुंचती है, जहां गांव वालों से पूछने पे पता चलता है कि वो बूढ़ी औरत वही पास के जंगल में रहती है और लोग उसे कुत्ते वाली बुढ़िया बुलाते थे क्योंकि वो वहां के आसपास के सभी कुत्तों को जंगल में ले जाती थी। पुलिस छानबीन करते करते उस औरत के घर तक पहुंचती है, जहां उन्हें अनुष्का एक जंजीर से बंधी दिखती है। वो काफी डरी सी रहती है और बातचीत से पता चलता है कि वो औरत अनुष्का की माँ थी। सभी लोग उसे बताते हैं कि अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही और फॉर्मेलिटीज के लिए उसे शहर चलना पड़ेगा।
अनुष्का, जिसका इस फिल्म में नाम रुखसाना है, वो इस घटना से बिल्कुल भी चिंतित या प्रभावित नहीं थी और वो अर्नब के साथ शहर जाती है। दूसरी तरफ हमें मुर्दा घर का सीन देखने को मिलता है, जहां एक साहू नाम का इंसान उस बूढ़ी औरत के डेड बॉडी की जांच कर रहा होता है। जांच के दौरान उस आदमी को उस मुर्दे के हाथ पर एक निशान दिखता है, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो तुरंत बांग्लादेश में एक इंसान को फ़ोन करता है। यह इंसान और कोई नहीं बल्कि रजत कपूर थे, जिनका इस मूवी में नाम कासिम अली है। साहू तुरंत ही कासिम साहब को बताता है कि उसने एक मुर्दे के हाथ पे औलाद चक्र का निशान देखा है, जिससे कासिम अली अचंभित रह जाते हैं। इसके बाद हमें कासिम अली के कुछ पुराने दिन देखने को मिलते हैं, जब वो किसी कयामत आंदोलन का हिस्सा थे। वहाँ वो हर उस औरत के नवजात शिशु को मार डालते थे जिसके हाथ पे औलाद चक्र का निशान होता था। ऐसे ही किसी प्रक्रिया के दौरान एक औरत कासिम अली के आंखों में अगरबत्ती घुसा देती है, जिससे उनकी एक आंख डैमेज हो जाती है और वो औरत अपने होने वाले बच्चे के साथ वहां से भाग निकलती है। वो औरत शायद यही कार एक्सीडेंट वाली बूढ़ी थी, जिसका पता कासिम अली को कई सालों बाद मिला था और उस औरत की होने वाली बच्ची अब बड़ी हो चुकी थी, जिसका नाम रुखसाना था। अब कासिम अली आखिर क्यों उन नवजात शिशु को मार डालते थे, इसका पता आपको इसी वीडियो के अंत में चलेगा। तो कहानी में दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रुखसाना अपने माँ के शरीर को लेने जाती है, जहाँ उसे वहाँ जल रहे अगरबत्तियों से बहुत ही प्रॉब्लम होती है। वो कहती है कि उसे अगरबत्तियों से डर लगता है और हम देखते हैं कि साहू रुखसाना पे कड़ी नज़र रख रहा था। इसके बाद अर्नब रुखसाना को अपने जंगल वाले घर तक छोड़ता है, जहां रुखसाना को अपनी मरी हुई माँ दिखती है। वो उसे अपने पास बुला रही थी और हमें किसी के जोर जोर से सांस लेने की आवाज़ भी सुनाई देती है। रुखसाना डर कर इधर उधर दौड़ती है और फिर अपने घर में भागकर छुप जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि कासिम अली उसी जंगल में कुछ लोगों के साथ रुखसाना को पकड़ने आते हैं, लेकिन रुखसाना वहां से भाग निकलती है। कासिम अली को वहां रुखसाना का एक बाल मिलता है, जिसे वो अपने पास संभाल कर रख लेते हैं। दूसरी तरफ रुखसाना भागकर अर्नब के घर पहुंचती है, जहां अर्नब उसे अपने घर के बिस्तर के नीचे पाता है। रुखसाना डरते हुए बोलती है कि कुछ लोग उसे मारने आए थे और वो उन लोगों को पहचानती नहीं है। उसका यह भी कहना था कि उनमें से एक इंसान को उसने बचपन में देखा था और वो तब से उसे मारने की कोशिश कर रहा है। वो इंसान और कोई नहीं बल्कि कासिम अली थे। इसके अलावा रुखसाना इतनी दूर से पैदल ही दौड़ कर आई थी, जिससे उसके पाँव लहूलुहान थे और अर्नब उसे एक दिन के लिए अपने घर पर रुकने की इजाज़त दे देता है। अर्नब कहता है कि वो उसे अगले दिन किसी आश्रम में छोड़ के आएगा, लेकिन रुखसाना को घर छोड़ के जाने का मन नहीं था। अगले दिन जब अर्नब रुखसाना को आश्रम छोड़ने जाता है, तो वहाँ की बुरी हालत को देखकर वो डिसाइड करता है कि रुखसाना को कुछ और दिन अपने घर में ही रखेगा। वहाँ रहते रहते रुखसाना अर्नब के काफ़ी करीब आ जाती है और वो अर्नब को सच में प्यार करने लगती है। उसे पियाली का अर्नब को कॉल आना बिल्कुल पसंद नहीं था और वो कुछ अच्छी पेंटिंग्स भी बनाती थी। यहाँ एक अजीब बात यह थी कि रुखसाना को शहर के कोई भी तौर तरीके नहीं आते थे। जैसे कभी कभी वो कचरे में से खाना निकाल कर खाने लगती थी और उसे टीवी में कार्टून देखना बहुत पसंद था। इन सब के अलावा उसे हमेशा एक नेल कटर चाहिए होता था, ताकि वो अपने नाखून को रोज काट सके। एक बार जब अर्नब ने उसकी नेल कटर को छुपा दिया, तो उसने अपने हाथ और पाँव के नाखून को एक धारदार चाकू से काट डाला, जिससे वह बुरी तरह से लहूलुहान हो गई। इन सब के अलावा घर में अजीबोगरीब घटनाएं भी हो रही थी। जैसे जब भी अर्नब ऑफिस के लिए जाता था, तो रुखसाना को अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती थी और वो खुद को ही अलग अलग डरावने रूप में देखती थी। एक रात रुखसाना को पेट में बहुत जोर दर्द होता है और वो अर्नब को अपने पास से दूर भगाती है। ठीक उसी रात हम देखते हैं कि रुखसाना घर के बालकनी से नीचे किसी अलग प्राणी की तरह कूद कूद कर जाती है और उस सोसाइटी के एक कुत्ते को काट कर जान से मार डालती है। इस दृश्य से हमें साफ पता चलता है कि रुखसाना इंसान नहीं बल्कि कुछ और प्राणी थी और वो बहुत ज़्यादा ताकतवर भी थी। दूसरी तरफ कासिम अली किसी औरत के पास जाते हैं जो कि एक जंजीर से बंधी थी। उसके वहाँ जाते ही औरत का रूप बदल जाता है और वो बहुत ही अजीब दिखने लगती है। कासिम अली उस औरत को रुखसाना का बाल देकर उसका पता पूछते हैं और वो औरत उस बाल को सूंघकर कुछ अजीबोगरीब बात बोलती है। वो बोलती है कि बाहर आई है उस पे और वो अपना मकसद पूरा करके रहेगी। वो ये भी बताती है कि रुखसाना किसी लड़के के साथ है और वो उसके घर का पता कासिम अली को देती है। इसके ठीक अगले दिन कासिम अली और साहू अर्नब के सोसाइटी पहुंचते हैं और वो बताते हैं कि उसके घर पे जो लड़की है वो इंसान नहीं बल्कि इफ्रित की बेटी है। जी हाँ, वो ये भी कहते हैं कि वो आपके साथ संबंध बनाकर बच्चे पैदा करने की कोशिश करेगी ताकि अपने जनजाति को आगे बढ़ा सके।
अर्नब इन बातों में भरोसा नहीं करता है और वो कासिम अली को अपने सोसाइटी से बाहर निकलवा देता है। उसी रात साहू अर्नब का पीछा कर रहा होता है और उन दोनों के बीच मुठभेड़ होती है। इस मुठभेड़ में अर्नब के सर पे चोट लग जाती है और वो खून से लथपथ घर पहुंचता है। वो रुखसाना को सारी बातें बताता है और वो बोलता है कि उस मुर्दे घर वाले इंसान ने उसे मारा है। इसके बाद हमें रुखसाना का असली रूप देखने को मिलता है। अर्नब के सोने के बाद वो उस मुर्दे घर में जाती है और साहू को जान से मार डालती है। वो बिल्कुल एक जानवर की तरह इधर से उधर कूदती है और सुबह होने से पहले घर वापस आकर अर्नब के पास बड़े प्यार से बैठी होती है। उसी दिन अर्नब के घर पे उसकी होने वाली पत्नी पियाली आती है और वो रुखसाना को वहां देख लेती है। वो गुस्सा होकर वहां से चली जाती है, जिससे अर्नब बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाता है। टेंशन में वो रुखसाना को घर से बाहर जाने बोलता है और तभी वो चिल्लाकर उसकी गर्दन पकड़कर हवा में उठा देती है। इससे अर्नब बहुत ज्यादा डर जाता है और रुखसाना बार बार उससे इस हरकत के लिए माफी मांगती है। वो घर से बाहर निकलकर कासिम अली पे रिसर्च करता है और इस रिसर्च में उसे जो बातें पता चलती है उससे उसके होश उड़ जाते हैं। असल में रुखसाना इफ्रित की बेटी थी। जी हाँ, ये बात सन 1990 की थी, जब बांग्लादेश के सातखेड़े डिस्ट्रिक्ट में कई लोग जवान लड़कियों का अपहरण करके उन पे काला जादू करते थे। इन प्रक्रिया में इफ्रित इन लड़कियों को प्रेग्नेंट बना देता था, जिससे उसकी औलाद हमारी दुनिया में आ सके। इफ्रित का सिर्फ एक मकसद था कि वो अपनी जनजाति को और भी आगे बढ़ाए और इंसानों के साथ संबंध बनाकर अपने जैसे और भी प्राणी पैदा कर सके। जो लड़कियां इफ्रित के साथ संबंध बनाती थी उनके हाथ पे औलाद चक्र का निशान बनाया जाता था। यह प्रक्रिया इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि वहाँ इस सब के खिलाफ एक आंदोलन शुरू हुआ, जिसको कासिम अली ने शुरू किया था। कासिम अली ढाका यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर थे और वो इफ्रित की जनजाति को जड़ से खत्म करना चाहते थे। इस आंदोलन को कयामत आंदोलन के नाम से जाना गया और इसमें काम करने वाले लोग औलाद चक्र वाले औरतों के बच्चों को जन्म के वक्त ही मार डालते थे। इनके हाथ से सिर्फ एक ही औरत बचकर निकल गई थी, जिसने कासिम अली का आंख भी फोड़ डाला था और उसकी और इफ्रित की बेटी ही रुखसाना थी। ये प्राणी इंसान की तरह दिखते थे और इनके अंदर इंसान से कई गुना ज़्यादा ताकत होती है। इनके नाखून बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं और इंसानों से संबंध बनाने के बाद इनको 1 महीने में ही बच्चा हो जाता है। इनके बच्चे को सर्जिकल कॉर्ड और नाभि नहीं होती और इनके अंदर जहर भी होता है। अगर ये हर महीने अपने अंदर के जहर को शिकार करके नहीं निकाले तो वो खुद ही मर जाएंगे। इसलिए रुखसाना को एक दिन पेट में बहुत तेज दर्द हुआ था और उसी रात उसने एक कुत्ते को जान से मार डाला था। अब जबकि अर्नब को सब पता चल चुका था, वो घर पे बहुत ही उदास होकर वापस लौटता है और रुखसाना फिर से उससे माफ़ी मांगने लगती है। वो उसे बताती है कि उसके पेट में अर्नब का बच्चा है, जिससे अर्नब को शौक लगता है। वो रुखसाना को जंजीर से बांध देता है और फिर कासिम अली को वहाँ बुला लेता है। कासिम अली रुखसाना को बहुत मारते हैं और उसे बहुत ही ज़्यादा तड़पाते हैं। रुखसाना मदद के लिए चिल्लाती रह जाती है, लेकिन अर्नब उसे वहाँ छोड़कर अपने माँ बाप के घर चला जाता है। वो वहाँ डिप्रेस्ड हो जाता है और उसके माँ बाप को लगता है कि ये सब पियाली की वजह से हुआ है। वो 3 हफ्ते तक घर से बाहर नहीं आता और एक दिन पियाली उससे मिलने आती है। वो उसे ये सब नाटक बंद करने को बोलती है और तभी वो पियाली को रुखसाना के बारे में सब कुछ सच सच बताता है। वो बोलता है कि रुखसाना से बड़ा जानवर तो वो खुद है, क्योंकि उसने रुखसाना को मरने के लिए वहीं छोड़ दिया, जबकि रुखसाना उससे प्यार करती थी और उसके पेट में अर्नब का बच्चा भी था। पियाली भी अर्नब को अपनी ज़िंदगी की कुछ कहानी सुनाती है और वो उसे रुखसाना की मदद करने को बोलती है। अर्नब फौरन वापस अपने पुराने फ्लैट में जाता है, लेकिन वहाँ का नज़ारा कुछ अलग ही था। रुखसाना वहाँ से भाग निकली थी और वहाँ उस पर नज़र रखने वाले बंदों को फांसी पे लटका चुकी थी। अब वो कासिम अली के घर पहुँचती है और वो उसका भी गर्दन तोड़कर उसे जान से मार डालती है। कासिम अली मरने से पहले कुछ होली रिसाइटेशंस करते हैं, लेकिन रुखसाना को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसने अपने कान में हेडफोन्स लगा रखे थे। इसके बाद वो पियाली को मारने उसके घर पे पहुंचती है, जहां उन दोनों के बीच मुठभेड़ होती है। इस मुठभेड़ में रुखसाना के पेट पे चोट लग जाती है और उसके बच्चे के डिलीवरी का वक्त हो जाता है। पियाली रुखसाना को मारने के बजाय उसके डिलीवरी में मदद करती है और उसके बच्चे को सर्जिकल कॉर्ड और नाभि थी। इसका मतलब वो बच्चा इंसानी बच्चा था। रुखसाना उस बच्चे को वहीं छोड़ देती है और जब तक अर्नब पियाली के घर पहुंचता वो वहां से जा चुकी थी। अर्नब रुखसाना को खोजते हुए वापस उसी जंगल में जाता है और वहां उससे माफ़ी मांगता है। वो बोलती है कि उनका बच्चा इफ्रित नहीं है और ऐसा शायद रुखसाना का अर्नब के लिए प्यार की वजह से ही हो पाया। रुखसाना का जहर निकालने का वक्त आ गया था, लेकिन वो अर्नब को कुछ नहीं करती, जिसकी वजह से उसकी खुद की मौत हो जाती है।
मूवी में हमें ये दिखाने की कोशिश करी गई है कि हम सब के अंदर कुछ अच्छाइयाँ और बुराइयाँ होती है, और अगर किसी का दिल साफ हो तो चाहे वो इफ़रित की बेटी ही क्यों ना हो, वो एक अच्छी प्राणी ही मानी जाएगी।